वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ और देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज फिनटेक। ओके, देखिए जिस तरीके से मैंने एग्रीकल्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको एग्रीकल्चर को प्रोसीड करना है, आई विल हेल्प यू इन सम थिंग्स। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा एंड देन यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि यार इन सब चीज़ों में स्टैटिक कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है। अगर मैं आपको एक एक चीज़ लेके एक्सप्लेन करने लगूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको चेक ट्रंकेशन ही खाली एक्सप्लेन करूँ, दिस विल टेक हाफ एन आवर। लेकिन हमारा मोटो यहाँ पे चेक ट्रंकेशन को लर्न करना नहीं है। देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होगा ना, दे विल गिव यू वेरी सिंपल क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसी चीज पे क्वेश्चन देंगे जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है। 2016 में भीम यूपीआई आया था, और ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन न्यूज में था, बहुत दिनों तक ये न्यूज में था। यूपीएससी ने इससे पूछा क्वेश्चन। हमें फिनटेक में एक ओवरऑल आइडिया लेना है कि फिनटेक होता क्या है। ठीक है, फिनटेक, अब देखो आप फिनटेक का मतलब समझ लो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिनटेक मींस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कहाँ क्या यूज है, किस तरीके से हम इसको अप्रोच करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो फिनटेक होता क्या है। फिनटेक इज जनरली डिस्क्राइब एज एन इंडस्ट्री दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू मेक फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मोर इफेक्टिव। जैसे मान के चलो आप कि पहले हम जाके किसी शॉपकीपर से कुछ गुड्स लेते थे एंड वी यूज टू पे देम इन कैश। ठीक है, अब इसमें हमने किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया। बताओ आप, क्या इसमें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है? ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, 1950। चलो मैं आपको इसमें भी दो सिनेरियो देता हूं। एक बात हो रही है 1900 से पहले की और एक बात हो रही है 2010 की। तो क्या ये दोनों एरा में ये जो सिस्टम है क्या ये सिमिलर है? क्या इसमें किसी भी तरह की फिनटेक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है या फिर क्या? तो देखो आप, 1900 के पहले इसमें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था। लेकिन अभी रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं कि आप जो कैश लेके आते हो या आप एटीएम से लेके आते हो। एटीएम क्या, दिस इज बेसिकली टेक्नोलॉजी। यानी कहीं ना कहीं फिनटेक का यूज जो है वो हम आज के डेट में कैश ट्रांजैक्शन में ही करते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आप किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो वही केवल फिनटेक में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिनटेक मीन्स इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, चलो फिनटेक इज ब्रॉडली यूज टू डिस्क्राइब इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। चलो ये हम बात में ये हम देखेंगे आगे, डेफिनेशन में ही हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि हम इसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज एयर सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम एंड मोर रिसेंटली द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइंस। तो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी यूज होती है। क्रिप्टो करेंसी मान के चलो बिटकॉइन का नाम लेते हैं, तो बिटकॉइन जो है ये हम बेसिकली टेक्नोलॉजी से माइन करते हैं। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी वी माइन बिटकॉइन। और ये जो बिटकॉइन है वी कैन यूज दिस बिटकॉइन एज अ यूनिट फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी हमको पता है। अब देखो जैसे आपको इसको किस तरीके से कोरिलेट करना है, यूपीएससी क्या पूछ सकता है, बिटकॉइन इज नॉट यूज्ड बाय एनी नेशन एज द नेशनल करेंसी। या किसी भी देश ने अब तक बिटकॉइन यूसेज को लीगलाइज नहीं किया है। इस बार की बजट में भी कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस थे। तो जब भी ये बिटकॉइन जैसी चीज अगर आपके दिमाग में आए, तो यू बीइंग अ स्टूडेंट आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच लेके उसको डाइसेक्ट करना है, उस पूरे के पूरे टॉपिक को, और उसके बारे में पढ़ना है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 30% जो है वो चार्ज करेंगे। अभी इसमें एक डिबेट निकला कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है। अगेन ये इस क्लास के डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन देखो यही सब चीजें आपको सोचनी है यार। इसमें लीगलाइज करने का क्या बात हो रही है, इसमें लीगलाइज करने की क्या बात हो रही है? कुछ नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ओके, बिटकॉइंस, अब हम देखो बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी से हम माइन करते हैं वो बेसिकली साइंस एंड टेक का पार्ट है। क्रिप्टो करेंसी जो है यानी जो हमारा प्रोसीजर है जिसमें हम लेजर यूज करते हैं, किस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन ऐड होता है, ये क्या, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। हमारा पार्ट ये है कि जो बिटकॉइन है दिस इज अ काइंड ऑफ अ फिनटेक। ओरिजिनली दिस टर्म वाज कॉइन्ड टू रेफर टू टेक्नोलॉजीज बैक एंड सिस्टम। यानी कि बैक एंड सिस्टम में वो लोग जो काम, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि बैंक्स जो है उनका अपना सॉफ्टवेयर है और वो उस सॉफ्टवेयर में डेबिट और क्रेडिट का हिसाब किताब रख रही हैं। लेकिन आज के डेट में जो फिनटेक है ये एक बहुत लार्ज प्रोपोर्शंस में ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब ये एक्टिव एरियाज क्या क्या है फिनटेक के? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। ब्लॉकचेन में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं लेजर के फॉर्म में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स,
ओपन बैंकिंग, इंश्योरटेक यानी इंश्योरेंस सेक्टर में, रेजटेक यानी कि यहां पे हम एनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी में। अब आप यहां देखो, यहां पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया में फिनटेक का क्या स्टेटस है। तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक वर्ल्ड, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 50 to 60 बिलियन ऑफ यूएसडी एंड इज एक्सपेक्टेड टू टच 150 बिलियन यूएसडी बाय 2025। ठीक है, द सेक्टर हैज सीन अ क्यूमुलेटिव फंडिंग, ये तो काम की चीज नहीं है। आगे आ जाओ आप, यहां पे हम बात करेंगे पेमेंट मैकेनिज्म एंड इंटरफेस। देखो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, आप इस चीज को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ये चीज आपको बढ़िया नहीं भी लग सकती है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये होता है जो हमको और आपको जानना है कि बेसिकली हम अगर इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, देखो इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो नेशनल इनकम होता है, इन्फ्लेशन होता है, एक्सटर्नल सेक्टर होता है, फिस्कल पॉलिसी होती है, मनी एंड बैंकिंग होती है। तो ये जो बैंकिंग वाला पोर्शन है ना, इसी में हम फिनटेक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये जो बैंकिंग, और ये बैंकिंग में भी जो ट्रांजैक्शनल पर्पसेस हैं, उसी में हम केवल फिनटेक की बात करेंगे। इस चीज को एकदम ध्यान में रखना। अब जो फिनटेक है, अब देखो बेसिकली क्या है, इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट को देखती है या रेगुलेट करती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल, पेमेंट, सेटलमेंट ये सब को देखती है। अब जब आप एनपीसीआई के बारे में पढ़ रहे हो, देखो मैंने डेलिबरेटली यहां पे चीजें इंक्लूड नहीं की हैं, ताकि देखो यूपीएससी में कुछ भी पूछ सकता है, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं नहीं लिख रहा हूं डजंट मैटर, लेकिन हम कुछ बेसिक चीजें करके जाते हैं, उस बेसिक से नॉलेज पे हम और नॉलेज अपना बिल्ड ऑन करते हैं। मेरा काम यहाँ पे आपको प्लेटर पे चीजें दे देना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे एक एनपीसीआई के बारे में पढ़ा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट को रेगुलेट करती है। आपने सर्च किया कि इज एनपीसीआई द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, आंसर मिला कि नहीं। पिछले साल एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की भी बात की गई है। अब देखो ये जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ये इस साल न्यूज में नहीं है, ये पिछले साल न्यूज में था, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है फिनटेक इंडस्ट्री में, तो अपने आप एनपीसीआई न्यूज में है। अगर एनपीसीआई न्यूज में है, तो और जो उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी न्यूज में आ गई। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि 1 साल करंट अफेयर्स करेगी, 2 साल का नहीं। कोई एक चीज अगर न्यूज में आ रही है, तो उसके बैकएंड में या जो भी चीजें उसे कोरिलेट कर रही हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस में, फॉरवर्ड लिंकेजेस में, जो जो चीजें उसके साथ है, हम सब पढ़ेंगे। क्लियर, आगे आइए। अब एनपीसीआई जो होती है ना, वो बेसिकली क्या क्या चीजें करती है, उसका मैंने यहां पे चार्ट बनाया। तो देखो सबसे पहले रुपए, डेबिट कार्ड, ठीक है। अब जैसे रुपए अगर न्यूज में है, तो आप क्या करोगे, देखो किस तरीके से चीजों को रिलेट करना है। आप ये कर लो कि किस किस नेशंस के साथ इंडिया ने डील किया है जहां पे हम रुपए कार्ड को यूज करेंगे, समझ रहे हो आप। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये सब चीजें ही है बस खाली, जो कि हमारा फिनटेक का पार्ट है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। यहां पे हम ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग बेसिकली 3 तरह की होती है। देखो, एक है नेफ्ट, एक है आरटीजीएस और एक है आईएमपीएस। तो देखो वैसे तो ये चार्ट में सब कुछ लिखा है, कुछ भी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें बताने की जरूरत जो है, ये सेटलमेंट टाइप हाफ आवरली बेसिस है। अब याद करो हमने, या छोड़ो याद, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। इसमें मैं एग्जांपल लूंगा 2 बैंक्स का। मान के चलो ये बैंक ए है, ये बैंक बी है। बैंक ए में से बैंक बी को ₹100 करोड़ ट्रांसफर करने हैं थ्रू नेफ्ट, ठीक है। और बैंक बी में जिनका मान लो अकाउंट है, उनको बैंक ए को करना है 110 करोड़, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि किसी एक इंस्टेंस ऑफ टाइम में ये 100 करोड़ बैंक ए से बैंक बी में जा रहा है, और कोई और इंस्टेंस में ये 110 करोड़ जो है ये बी से ए में आ रहे हैं। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन चलते रहता है। लेकिन जब भी हम नेफ्ट करते हैं, ये यहां पे हाफ आवरली सेटलमेंट करते हैं। हाफ आवरली सेटलमेंट मतलब ये कि आधे घंटे में
इस तरीके का जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये उसको कंप्यूट करते हैं और उसका नेट ही केवल ट्रांसफर करते हैं। अब मान के चलो यहां से 100 करोड़ गया, यहां से 110 करोड़ आ रहा है, अगर हम इसको नेट करें तो नेट करने से बी हैव टू पे ए 10 करोड़। यही होता है हमारा नेफ्ट। उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, देखो आप, हाफ आवरली बेसिस में सेटलमेंट है, ये रियल टाइम मतलब तुरंत, आईएमपीएस में तुरंत। मिनिमम अमाउंट यहां पे 1 रुपीज है, 1 रुपीज है, लेकिन यहां 2 लाख है। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू जो है वो नेफ्ट और आरटीजीएस में अनलिमिटेड है, लेकिन आईएमपीएस क्योंकि इमीडिएट ट्रांसफर है, हमने इसमें 2 लाख का कैवेट लगा के रखा है। चार्जेस भी है, लेकिन ये आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन चलो यूपीआई न्यूज में रहता है, हम इसको पढ़ते हैं। एक बार 2016 का क्वेश्चन देख लेना, 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। रिवॉल्यूशन देखो, इट इज बिल्ट ऑन आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर यहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल गया कि ये आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना है, इससे आप क्या समझोगे मुझे ये बताओ। ये देखो आप, अगर ये एक आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना है तो इससे आप क्या समझोगे, इससे आप ये समझोगे कि यहां भी लिमिट होगी 2 लाख रुपए की, ठीक है। और आईएमपीएस की क्या क्या चीजें होती हैं, यहां पे मिनिमम ट्रांजैक्शन 1 हो सकेगा, ये रियल टाइम में होता है, डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बैंक मेंबर। देखो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन इनके अंदर से निकालनी है। इन दिस वे यू हैव टू कोलेट द इंफॉर्मेशन। आगे आओ, इट हैज सीन द पार्टिसिपेशन ऑफ 261 बैंक्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो, दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप यूपीआई है तो आप मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक ही एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो और मल्टीपल अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। मान के चलो आपका एसबीआई का अकाउंट है, लेकिन आपको पैसा भेजना बैंक ऑफ इंडिया में, आप भेज सकते हो। एसबीआई का अकाउंट है, आईसीआईसीआई भेजना है, भेज सकते हो। क्लियर उसके। लेकिन अब जैसे मान के चलो होता क्या है कि अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और आपको पैसा भेजना है एसबीआई में, तो आप ये ऐसे नहीं भेज सकते हो, आपको जाना पड़ेगा एसबीआई में, जिसके अकाउंट में पैसा डालना है, एक आपको वाउचर स्लिप भरनी पड़ेगी। तो यूपीआई ने इस पूरे के पूरे चीजों को क्लियर कर लिया और ये पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को भी सॉल्व करता है। अब ये देखो, ये है मेरा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी यहां पे हमने आधार को अपना बेसिक रेफरेंस या बेसिक रिसोर्स बना दिया है और उसके बेसिस पे हम यहां पेमेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली इन 4 चीजों को कैटर करता है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम हैज मेड रिकरिंग बल्क पेमेंट इजियर। एक है हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी कि जहां पे हम चेक को क्लियर करने में यूज करते हैं। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, यानी इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें जो हमको लास्ट में सेटलमेंट को क्लियर करना होता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म एक मोबाइल बेस्ड सर्विसेज है जो कि यूएसएसडी चैनल पे काम करती है। तो ये तो हमने एनपीसीआई के उन सब चैनल्स के बारे में बात किया जो कि पिछले इस साल तो नहीं लेकिन बहुत साल से न्यूज में है। अब हम एक चीजों के बारे में बात करेंगे, दैट इज ई रूपी। अब ई रूपी बेसिकली होता क्या है, मान के चलो आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाली कि गवर्नमेंट विल पे अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹1000 फॉर पुअर गर्ल फॉर बाइंग शूज। 1000 रुपए देगी ताकि आप जाके जूते खरीदो। लेकिन होगा क्या बहुत बार कि वो 1000 रुपए जो हैं ये जूते खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, अगर और कोई घर में काम आ गया या और कुछ है तो उसके लिए यूज हो जाएगा। तो ई रूपी बेसिकली क्या है ना, ये एक वाउचर है और ये एक वाउचर है, ये आप जब किसी शू के स्टॉल में जाओगे तभी आप उस वाउचर को यूज कर पाओगे। इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट का जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है उसी को वो बेनिफिट मिलेगा और इस तरीके से क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो टारगेटेड इंटेंशन है वो पूरा हो पाएगा। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इट इज अ क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर विच इज डिलीवर्ड। रिडीम द वाउचर विदाउट नीडिंग अ कार्ड, डिजिटल पेमेंट। It connects the sponsor of the services, the then beneficiary, without any physical interface. Also ensures is made only after the transaction is completed. अब हमको ये पता करना है, ये ई रूपी का मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बनाया था, नॉट इंपॉर्टेंट, ये किस तरीके से वर्चुअल करेंसी से अलग है। ठीक है, देखो ई रूपी जो है ये बैक्ड है बाय इंडियन रूपी, ठीक है, लेकिन जो हमारा वर्चुअल करेंसी है दैट इज नॉट बैक्ड, क्योंकि जो वर्चुअल करेंसी होता है दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, लेकिन जो ई रूपी है दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी। और यहां पे हमारा जो अंडरलाइन एसेट है दैट इज बेसिकली द इंडियन रूपी। और यहां पे बेसिकली क्या है कि वी हैव एन इंटेंडेड पर्पस, यानी कि अगर मान के चलो मुझको अगर वीट अगर लोगों को अपना प्रोवाइड कराना है, मैंने लोगों को पैसा दे दिया तो वो क्या कर रहे हैं, वीट की जगह और कुछ ले आ रहे हैं। मैंने अगर उनको 1000 रुपए दिया तो हो सकता है दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन,
मान के चलो अल्कोहल ले आया या गैम्बलिंग कर लिया, लेकिन अगर मुझको टारगेट करना है, मैं ये ई रूपी को यूज कर सकता हूं, इशूइंग एंटिटी एंड द बेनिफिशियरी। अब यहां पे हमको ये पता करना है, द वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म हैज बीन डेवलप्ड बाय, कौन डेवलप करेगा, एनपीसीआई। यहां पे इसके यूजेस के बारे में लिखा है आपके रेफरेंस के लिए। अब हम यहां पढ़ेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें आपको दो चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में दो तरह के चीजें चल रही हैं। मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखो आप, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है अनोनिमिटी, और दूसरा इसका चैलेंज है दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है क्रिप्टो करेंसी, एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन बाकी लोगों को दिखता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन ये दो चीजों के चलते दिस कैन बी यूज्ड फॉर इलीगल पर्पसेस। मान के चलो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, टेररिज्म, क्योंकि आपको पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये अनोनिमस है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकती है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे? इस चीज से बचने के लिए डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट अभी आया है। डिजिटल करेंसी में बेसिकली ये चाइना ने इस कॉन्सेप्ट को मूट किया है। इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन द डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड नॉट इन कैश फॉर्मेट। डिजिटल करेंसी जैसे इंडिया का जो रुपी है, क्या वो डिजिटल? अब आप बोलोगे कि मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करता हूं, ये भी एक डिजिटल करेंसी नहीं। आप इसको डिजिटल मोड से एक जगह से दूसरी जगह में भेज रहे हो, लेकिन अगर आपको यूज करना है तो आप उसको कैश फॉर्म में या आप उसको फिजिकल फॉर्म में यूज कर सकते हो। लेकिन डिजिटल करेंसी जो है ये खाली डिजिटल फॉर्म में यूज होगी, ये फिजिकल फॉर्म में यूज नहीं होगी। इन इंडिया डिस्पाइट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए इस बार के बजट में देयर इज अ प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग डिजिटल करेंसी बाय आरबीआई। यू शुड गो थ्रू इट। ठीक है, देख सकते हो आप। कंसर्न एट द सेम टाइम आरबीआई ने बहुत सारी चीजें, ये क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग चीजें हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। तो नॉन फंजिबल टोकन्स बेसिकली क्या होता है? एनएफटी जो है ना, ये बेसिकली हमारा ऑनलाइन सेक्टर में अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम परचेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही यूज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनएफटी कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और नॉन फंजिबल टोकन का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब आप देखो यहाँ पे, द टर्म नॉन फंजिबल मीन्स ईच टोकन इज डिफरेंट एज अपोज टू अ फंजिबल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सच एज आर ऑल्सो फंजिबल, which means that one bitcoin can be exchanged for another। यानी कि बेसिकली फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है? फंजिबल मीन्स which can be divided into multiple part। जैसे अगर 100 का नोट है तो आप 10 के 10 नोट ले सकते हो 100 की बदले में, लेकिन जो नॉन फंजिबल टोकन है हम उस चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नॉन फंजिबल टोकन अभी के डेट में जो आर्टिस्टिक से फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की अगर कोई डिजिटल पेंटिंग है या अगर कोई डिजिटल सिग्नेचर है, तो लोग इसको आजकल नॉन फंजिबल टोकन में रख रहे हैं। यही इसकी यूटिलिटी है बस। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है हमारा टाइप्स ऑफ एटीएम। हम यहाँ पे एटीएम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस दो ही चीजें हमको जाननी है। एक है हमारा यहाँ पे ब्राउन लेबल एटीएम, एक है हमारा यहाँ पे ब्राउन लेबल एटीएम, और एक है हमारा व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, अब ये क्या होता है? दे आर आउटसोर्स्ड बाय अ कंपनी हु मैनेजेस एंड इंस्टॉल्स। ब्राउन लेबल एटीएम जो है ना, ये बेसिकली आउटसोर्स, यानी जिस इंसान ने पैसा लगाया है वो इसको यूज नहीं करता, बल्कि कोई और इसको इंस्टॉलेशन और बाकी चीजों में यूज करता है। ठीक है, दिस हैज द लोगो ऑफ द बैंक। जिस बैंक ने स्पॉन्सर किया उसका लोगो रहेगा। एटीएम इज इंस्टॉल्ड बाय द बैंक। जो बैंक जिसने लोगो स्पॉन्सर किया है, जो पैसे दे रहा है, जो हमारा एटीएम है वो भी वही इंस्टॉल कर रहा है, और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो यूज करते हैं। सम ऑफ द हाई टेक ब्राउन लेबल एटीएम swallows द क्रेडिट कार्ड। जैसे कि पहले क्या होता था कि कुछ कुछ एटीएम जो होते थे वो आपके एटीएम कार्ड को अपने, जैसे आपने अगर अपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया तो कभी कभी क्या एटीएम कार्ड आपको दिखता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोसीजर में एटीएम कार्ड अंदर चल जाता है और पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद वो बाहर आता है। लेकिन वो चीज हमने अभी खत्म कर दी है। व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो ब्राउन लेबल एटीएम की तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें कोई बैंक का लोगो नहीं होता है। ठीक है, जैसे टाटा इंडी कैश हो गए या WL एटीएम हो गए, इन सब चीजों में हम यूज नहीं करते। देखो बेसिकली ये फिनटेक के लेक्चर का
क्या पर्पस था कि आपको ये बताया जा सके कि क्या क्या चीजें न्यूज में चल रही हैं और आपको किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, आपको किस तरीके से चीजों को अपना प्रोसीड करना है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको लग रही है न्यूज में है या कुछ ऐसी चीजें हैं, आप उस चीज को अपना पक्का पढ़ो और अच्छे से आप उसको गो थ्रू करो। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट।